ये तहरीर इब्तदाई तौर पर दिसंबर 2021 में शाया की गई, जिसे 10 फरवरी 1846 को सिख सल्तनत के अंग्रेज़ों के तसल्लुत में जाने की तारीख की मुनासिबत से दोबारा पेश किया जा रहा है। 18वीं सदी और 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बस नाम को रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तवस्सुत से बरतानवी तोसी की सुर्खलहर पंजाब की सरहदों तक तकरीबन पूरे बरसगीर को अपनी लपेट में ले चुकी थी। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह गुज़श्ता 1000 साल में पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के रिवायती फातहीन पश्तूनों, अफगानों की यलगार पसपा की गैर मुल्की हमलावरों को शिकस्त देते और मकामी इलाकों को ज़ेर नगीन करते। इनका राज शुमाल मगरिब में दर्रा खैबर से मशरक़ में दरियाए सतलुज तक और बरसगीर पाक हिंद की शुमाली हद से जुनूब की तरफ अजीम हिंदुस्तानी सहराए थर तक फैला हुआ था। लाहौर सदर मुकाम था। जब 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की वफ़ात हुई तो लाहौर रियासत का रकबा 2 लाख मुरब्बा मील से कुछ ज़्यादा था। दौलत और सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं पर मुश्तमिल तनख्वाहदार मुनज़्ज़म और भारी मुआवजे पर रखे गए यूरोपी जर्नैलों की तरबियत याफ्ता फ़ौज पास थी। तब तक अंग्रेज़ और महाराजा 25 अप्रैल 1809 के मुआहदा अमृतसर पर कायम थे, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने सितंबर 1808 तक फतह किए गए इलाकों पर महाराजा की हाकमियत तस्लीम की थी और महाराजा ने खुद को सतलुज दरिया के दाएं किनारे तक महदूद रखने का अहद किया था। लेकिन तारीखदानों के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा तो चाहती थी मगर मुनासिब वक्त की मुंतज़िर थी। मौर्रख हरी राम गुप्ता लिखते हैं, 19वीं सदी की दूसरी दहाई में हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत मशरक़ और शुमाल मगरिब दोनों तरफ तोसी का मंसूबा बना रही थी। शुमाल मगरिब में बरतानवी मुमलिकत की तोसी के लिए 1828 में कलकत्ता के बाद शिमला में दूसरा दारुल हुकूमत कायम किया गया। अक्टूबर 1831 में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रंजीत सिंह से मुलाकात की। इनका अमूमी तासुर ये रहा कि एक दहाई में रंजीत सिंह के बाद सिखों की रियासत पक्के आम की तरह हल्के से झटके से उनके हाथ लग जाएगी। तारीख के उस्ताद करनैल सिंह लिखते हैं कि रोपड़ में हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अंग्रेज़ों ने 1832 में सिंध के अमीरों के साथ जहाजरानी का तिजारती मुआहदा किया। ये 1843 में इस सूबे पर मुस्तकमिल की फतह का महज एक बहाना था। लाहौर से बमुश्किल 40 मील के फासले पर वाक़े फिरोजपुर का कस्बा अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह की हाकमियत में तस्लीम किया था, लेकिन तज़वीराती अहमियत की हामिल इस जगह पर अंग्रेज़ों ने 1835 में सरदारनी लक्ष्मण कौर की मौत पर कब्ज़ा कर लिया और इसे छावनी में तब्दील कर दिया। मौर्रख डॉक्टर गंडा सिंह अपनी किताब पंजाब में तहरीक आज़ादी की तारीख में लिखते हैं, इस तरह की साजिशों और दोगलेपन ने रंजीत सिंह के अंग्रेज़ों पर एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया था। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में अपनी नफरत का इजहार करते हुए एक मसीही मुबल्लिग रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ वुल्फ से कहा, आप कहते हैं कि आप मजहब की खातिर सफ़र करते हैं, फिर आप हिंदुस्तान में इन अंग्रेज़ों को तबलीग क्यों नहीं करते जिनका कोई मजहब नहीं। जब मुबल्लिग ने मौजू को सियासत से मजहब की तरफ मोड़ने की कोशिश की और दरियाफ्त किया कि कोई खुदा के करीब कैसे आ सकता है, तो महाराजा ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, बरतानवी हुकूमत के साथ ऐसा इत्तेहाद करके जैसा कि मैंने हाल ही में रोपड़ में लॉर्ड नवाब साहब के साथ किया था। रंजीत सिंह जब तक जिंदा रहे रियासत मुत्तहिद रही। मौर्रख अमरपाल सिंह लिखते हैं कि रंजीत सिंह की मौत के बाद इनके वरसा इस काबिल न थे कि रियासत चला सकें। महाराजा रंजीत सिंह के बाद महारानी देतार कौर से इनके पहले बेटे और वारिस खड़क सिंह ने तख्त संभाला। सन 1892 से जम्मू का इलाका उनकी जागीर था। 20 जून 1839 को उन्हें वली अहद नामजद किया गया था, मगर उनमें अपने बाप जैसी कोई सलाहियत नहीं थी। वो अफ्यून के रसिया थे, दिन का बड़ा हिस्सा अफ्यून के नशे में गुजरता था। कंपनी के एक मशहूर अफसर अलेक्जेंडर बिजनेस ने तहरीरी तौर पर उन्हें बेवकूफ़ करार देकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन क्लॉड मार्टन वेड, जिन्होंने लाहौर दरबार के साथ 16 साल से ज़्यादा अरसा तक काम किया, ने खड़क सिंह का जिक्र एक नरम खू शख्स के तौर पर किया जिन्हें उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद प्यार करते थे। रंजीत सिंह ने मरते वक्त वसीयत की थी कि वजारत उज़्मा ध्यान सिंह डोगरा को दी जाएगी, मगर खड़क सिंह ने अपने एक करीबी दोस्त चैत सिंह को अपना मुकर्रब खास बना लिया और डोगरा सरदारों ध्यान सिंह, सुचैत सिंह और गुलाब सिंह को नज़रअंदाज कर दिया। किला लाहौर में इनकी आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। डोगरा जोड़ तोड़ के माहिर थे, खालसा फौज इनके हाथ में थी, सो उन्होंने साजिशों का जाल बिछा दिया। लाहौर में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि महाराजा खड़क सिंह ने अंग्रेज़ों से मुआहदा किया है, जिसके तहत अंग्रेज़
खालसा इलाका जात से मालिया और आबियाना और दीगर वाजिबात वसूल करेंगे, जिसके एवज अंग्रेज़ों को 1 रुपये में से 6 आने मुआवजा दिया जाएगा। सिख उमरा उन रियासतों का अंजाम देख चुके थे जो अंग्रेज़ों से मुआहदों के बायस उनकी गुलामी में चले गए थे। उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चैत सिंह ने इस खबर को झूठ करार दिया और कहा कि ये अफवाह डोगरों ने उड़ाई है और उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। गुलाब सिंह डोगरा और दीगर सरदारों ने खड़क सिंह की बीवी चांद कौर और इनके बेटे नौनिहाल सिंह को बावर करवाया कि सिख हुकूमत की बका के लिए लाजिम है कि खड़क सिंह को माजूल किया जाए और नौनिहाल सिंह को राजा की गद्दी पर बिठाया जाए। चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने इस तजवीज़ को मान लिया, मगर उन्होंने खड़क सिंह की ज़िंदगी की शर्त आयद कर दी। 5 अक्टूबर 1839 की रात ध्यान सिंह अपने भाइयों सुचैत सिंह और गुलाब सिंह, अपने बेटों हीरा सिंह और लाल सिंह समेत दीगर रफ़ाका के हमरा शीश महल के साथ खड़क सिंह की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। खड़क सिंह ने मुज़ाहमत की, मगर महारानी चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने कनीज़ों के साथ मिलकर उन्हें बेबस कर दिया और गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनके मुकर्रब ख़ास चैत सिंह को उनके अहलो अयाल और दोस्तों के हमरा मौत के घाट उतार दिया गया। अगले दिन नौनिहाल सिंह की हुकूमत का ऐलान किया गया। महाराजा नौनिहाल सिंह ने दरबार में नजूमी और ज्योतिषी बुलवाए। उन्होंने खुशखबरी दी कि वो अपने दादा रंजीत सिंह की तरह अजीमुशान हुक्मरान साबित होंगे और उनकी सल्तनत की हुदूद में दिल्ली और बनारस भी शामिल होंगे। महाराजा ने इन नजूमियों और ज्योतिषियों को इनाम व इकराम से नवाजा। हुकूमत के असल इख्तियारात वज़ीर आज़म ध्यान सिंह के हाथ में थे। नौनिहाल सिंह सिर्फ एक कठपुतली की तरह थे। उनमें सियासी तदब्बुर और सलाहियत का फुकदान था और सैर व शिकार के अलावा किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। खड़क सिंह माजूल होने के बाद 10 माह तक जिंदा मगर अंदरून लाहौर की एक हवेली में नज़रबंद रहे। नवंबर 1840 के इब्तदाई अय्याम में खड़क सिंह के बार बार बुलाने पर नौनिहाल सिंह सिर्फ एक बार उन्हें मिलने आए, मगर बदतमीज़ी से अपने बाप से गुफ्तगू की। उन्हें सिख कौम का गद्दार और अंग्रेज़ों का वफादार कहा। वहाँ ज्वाला सिंह नाम का एक हकीम मुकर्रर किया गया जो ध्यान सिंह का एक ख़ास आदमी था। उसने माजूल महाराजा को जहर दिया, जिसके नतीजे में वो पेट की बीमारियों में मुब्तला होकर 5 नवंबर 1840 को वफ़ात पा गए। महाराजा की वफ़ात का ऐलान किला लाहौर में तोपें चलाकर किया गया। महाराजा खड़क सिंह की चिता में 2 बेवाओं और 7 कनीज़ों ने सती होना कबूल किया। जब ये औरतें चिता में बिठाई गईं तो वज़ीर आज़म ध्यान सिंह ने उनसे कहा कि नौजवान राजा नौनिहाल सिंह के लिए खैर बरकत की दुआएं करें, मगर वो चुप रहीं। खड़क सिंह की चिता जलाने के रोज़ ही नौनिहाल सिंह किला लाहौर की दीवार गिर जाने के बायस ज़ख्मी हुए और जाँ बर ना हो सके। मशहूर सिख मुसन्निफ़ हरबंस सिंह ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि अभी खड़क सिंह की लाश को जले हुए थोड़ा सा वक्त हुआ, महाराजा नौनिहाल सिंह ने उमरा के हमरा किले वापसी का कसद किया, क्योंकि वो चिता की सख्त गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दरिया रावी के किनारे बनाए गए तालाब में गुस्ल किया और किले की जानिब चल पड़े। वो अपने दोस्तों और रुफाका के हमरा चल रहे थे कि रोशनाई दरवाजे की पुरानी और बोसीदा इमारत इन पर आन गिरी, जिसके नीचे दबकर नौनिहाल सिंह और उधम सिंह यानी गुलाब सिंह का बेटा दोनों जख्मी हो गए। उधम सिंह मौका पर हलाक हो गए, मगर नौनिहाल सिंह जिंदा थे। वो नीम बेहोश थे। वज़ीर आज़म ध्यान सिंह ने पालकी में महाराजा को किला मुंतकिल किया। हकीमों और वैद्यों ने सरतोड़ इलाज किया, मगर अहलियान लाहौर ने तीसरे दिन इनकी मौत की खबर सुनी। मुवर्रिखीन में इस बात पर इख्तिलाफ है कि आया ये मौत वज़ीर आज़म ध्यान सिंह की साजिश से हुई या ये इत्तेफाकी हादसा था। अलबत्ता जिन पालकी बरदारों ने महाराजा नौनिहाल सिंह को रोशनाई दरवाजे से ज़ख्मी हालत में उठाकर उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचाया था, उनमें से 2 पालकी बरदार वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए। इनके हाथ पांव बांधकर गले काटे गए थे, जबकि 2 पालकी बरदार मंजर से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए, उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। मुअर्रख परिया अटवाल कहती हैं, बहरहाल नवंबर 1940 के वस्त तक खड़क सिंह मुबैना तौर पर जहर दिए जाने से और नौनिहाल सिंह पत्थर गिरने से मर चुके थे। इन वाक़यात ने एक ऐसी सल्तनत को 2 मज़ीद झटके लगाए जो पहले ही अपने तवाज़ुन को बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। नौनिहाल सिंह लावल्द थे। इनकी माँ चांद कौर ने अफवाह फैला दी कि उनकी बहू साहिब कौर उर्फ बीबी नान की उम्मीद से हैं।
اور اس آنے والے بچے کے نام پر حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی اور ملکہ مقدس کا خطاب اختیار کیا۔ اس دور میں سندھیا والا سرداروں اجیت سنگھ اور اوتار سنگھ کو عروج حاصل ہوا۔ ان کی ترقی سے دھیان سنگھ ڈوگرہ کو اپنی وزارت عظمیٰ خطرے میں دکھائی دی، اس لیے انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ 13 جنوری 1840 کو شیر سنگھ نے اپنی فوج اور 45 توپوں کے ہمراہ قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ چاند کور کی حمایت سندھیا والا سردار اور دھیان سنگھ کے بھائی گلاب سنگھ حاکم جموں و کشمیر کر رہے تھے۔ چاند کور کے 5000 فوجی شیر سنگھ سے جا ملے۔ جنگ تقریباً 4 دن جاری رہی۔ لاتعداد سپاہی اور معصوم و نہتے شہری قتل و غارت کا نشانہ بنے۔ توپوں کے گولوں سے قلعہ لاہور کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں کئی دکانیں اور مکانات جلا دیے گئے۔ شہریوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا اور لاتعداد افراد زندہ جلا دیے گئے۔ 17 جنوری 1840 کو وزیر اعظم دھیان سنگھ منظر عام پر آئے، جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس کے تحت مہارانی چاند کور کو شیر سنگھ کے حق میں حکومت کے امور سے بے دخل کیا گیا۔ اس قتل و غارت سے نہ تو چاند کور کو کچھ ملا نہ شیر سنگھ کو، کیونکہ بقول مورخ قیمتی سامان ڈوگرے لے گئے۔ شیر سنگھ کو کیا ملا؟ جلا کٹا پھٹا اور اجڑا ہوا لاہور۔ چاند کور اندرون لاہور میں نونہال سنگھ کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی۔ جولائی 1841 کو نونہال سنگھ کی بیوہ صاحب کور نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا، جس کا چاند کور کو سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی تمام تر بدقسمتی کا ذمہ دار دھیان سنگھ کو قرار دیا، جس کی وجہ سے دھیان سنگھ ان کے دشمن بن گئے۔ چاند کور کو ان کی نوکرانیوں نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئیں۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار نوکرانیوں نے سر دربار یہ کہا کہ مہارانی کا قتل شیر سنگھ کے حکم پر کیا گیا ہے، مگر دھیان سنگھ نے ان کی بات نہ سنی اور نوکرانیوں کے ناک اور کان کٹوا کر دریائے راوی میں پھینکوا دیا۔ شیر سنگھ اپنا دربار لاہور سے کچھ دور شاہ بلاول کے مقام پر منعقد کرتے تھے۔ ایک روز سندھیا والا سردار شیر سنگھ کے پاس گئے اور ان سے وعدہ لیا کہ ان کی معلومات کو راز رکھا جائے گا۔ انہوں نے مہاراجہ کو فرضی واقعہ سنایا کہ دھیان سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ سندھیا والا سردار مہاراجہ شیر سنگھ کو قتل کر دیں اور دلیپ سنگھ کو تخت نشین کروایا جائے۔ اس پر مہاراجہ نے بغیر تصدیق کیے سندھیا والا سرداروں کو اجازت دی کہ وہ موقع ملتے ہی دھیان سنگھ کو قتل کر دیں۔ سندھیا والا سرداروں نے دھیان سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں یہی پروانہ دکھا کر دوستی کا اظہار کیا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ مہاراجہ نے پہلوانوں کی کشتیاں دیکھیں اور انہیں انعامات دیے۔ ان کے بیٹے پرتاپ سنگھ ساتھ تھے، جو متوقع ولی عہد تھے۔ دھیان سنگھ نے ملکی امور کے سلسلہ میں مہاراجہ سے لاہور جانے کی اجازت مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ دھیان سنگھ کے جانے کے بعد سندھیا والا سردار اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مہاراجہ سے فوج کے معائنہ کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید قسم کی بندوق دکھائی۔ جب مہاراجہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھے تو سرداروں نے بندوق کا گھوڑا دبا دیا۔ بندوق چل گئی اور مہاراجہ یہ کہہ کر ڈھیر ہو گئے، تو نے دغا کیا۔ سندھیا والا سرداروں نے ان کا سر کاٹ لیا اور بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ کٹے ہوئے سر لے کر وہ لاہور میں داخل ہوئے۔ دھیان سنگھ ڈوگرہ کو کٹے ہوئے سر دکھائے اور قلعے چلنے کو کہا۔ جو ہی وہ قلعہ لاہور میں داخل ہوئے، ان کے اشارے پر دھیان سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر قلعے کے ملازمین کو دکھا دیا۔ مہاراجہ، راجکمار اور وزیر اعظم کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ سندھیا والا سرداروں نے 9 عمر دلیپ سنگھ کے راجہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ محقق حامد رضا بٹو کہتے ہیں کہ دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ نے رنجیت سنگھ اور مہارانی جند کور کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کی عمر 5 سال تھی، کو پنجاب کے سنگھاسن پر بٹھا دیا اور خود ان کے وزیر بن گئے۔ دلیپ سنگھ سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ تھے۔ تب تک خالصہ یعنی سکھ فوج طاقتور ہو چکی تھی اور ان افسروں اور جرنیلوں کے سامنے کوئی بھی مخالف بات کہتا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بٹو، جن کی کتاب چراگاہوں سے چاہوں تک شائع ہونے کو ہے، کہتے ہیں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سازش اور افراتفری کے ماحول میں ان کی خالصہ فوج نے
काफ़ी ताकत पकड़ ली और सियासी मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसके लिए उसने 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पंचायत बनाई। पंचायत की मुखालफत पर दलीप सिंह के वज़ीर हीरा सिंह को भी मरवा दिया गया और उनकी जगह जवाहिर सिंह को वज़ीर बना दिया गया। अमरपाल सिंह लिखते हैं, रंजीत सिंह की मौत के बाद इंतशार के साथ साथ फ़ौज का असर व रसूख बढ़ता गया और इक़्तिदार एक शख्स से दूसरे को पुरतशद्दुद तरीके से मुंतकिल होता रहा। हर हुक्मरान फ़ौज की हिमायत के लिए उसे रिश्वत देता, मगर दूसरा ख्वाहिशमंद ज़्यादा मराहत का वादा करता तो पहले की छुट्टी हो जाती। साहिब इक़्तिदार फ़ौज से डरता और पंचायत पर मुनहसिर रहता। ये साजिशें सितंबर 1945 तक यूं ही चलती रहीं, जब महारानी जंद कौर के भाई जवाहिर सिंह को लाहौर में फ़ौज के सामने तलब करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के बाद वो शख्सियात सामने आईं जिन्हें अंग्रेज़ों के साथ जंग में रियासत को चलाना था। नवंबर में लाल सिंह दलीप सिंह के वज़ीर आज़म बना दिए गए, जिनके महारानी से करीबी ताल्लुकात थे। जनरल तेज सिंह को सिख फ़ौज की कमान मिली। कश्मीर में ताकत गुलाब सिंह के हाथ में थी। भट्टू का कहना है कि लाहौर दरबार में होने वाली तब्दीलियों और ख़ास तौर पर खालसा फ़ौज की मनमानियों की बिना पर सतलुज के पार अंग्रेज़ों का माथा ठनका और उन्होंने किसी भी ख़तरा से निमटने के लिए फ़िरोज़पुर के इलाके में अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन मौर्रख गंडा सिंह का मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। उनका मानना है कि तैयारी पहले से चल रही थी। गंडा सिंह का कहना है कि लॉर्ड एलेम्ब्रो, जिन्हें 1842 में गवर्नर जनरल के तौर पर हिंदुस्तान भेजा गया था, अभी बरतानिया ही में थे जब उन्होंने 15 अक्टूबर 1841 को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को लिखा, मैं इस आम उसूलों के बारे में आपकी राय जानने के लिए बेचैन हूँ जिनकी बुनियाद पर पंजाब के खिलाफ मुहिम जुई की जाए। सन 1844 में बहुत सी जंगों का तजर्बा लिए सर हेनरी हार्डेंज को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जंग से पहले अगले 16 माह के दौरान सर हेनरी ने पंजाब की सरहद पर पहले से जमा अफवाज और असलहे में मुसलसल इजाफा किया। हार्डेंज के कमांडर इन चीफ सर ह्यूगफ थे। अमरपाल सिंह का कहना है कि सन 1843 में बरतानवी हुकूमत ने बम्बई में 60 लोहे की कश्तियाँ बनाने का ऑर्डर दिया ताकि जब ज़रूरत पड़े उन्हें पुल बनाकर सतलुज पर लाहौर रियासत की सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 11 कश्तियों पर तोपें नस्ब थीं। 44 कश्तियाँ 1845 के मौसम गर्मा में सतलुज पर पहुंच चुकी थीं। 6 रास्ते में कहीं खो गईं। इससे एक साल पहले सतलुज के दरमियान एक जजीरे पर अंग्रेज़ काबिज हो चुके थे। सिखों का इस पर एहतजाज बेअसर रहा था। अब ये कश्तियाँ लाहौर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर फ़िरोज़पुर के खंडा घाट पर सिख फ़ौज को दावत इश्तिआल दे रही थीं। गो के कश्तियों का मुसल्लह होना वाज़ेह था। फ़िरोज़पुर के मकामी एजेंट मेजर जॉर्ज ब्रॉडफिट से खुफिया तौर पर कहा गया कि वो सिख अम्माल को यकीन दिलाएं कि कश्तियाँ सिर्फ फ़िरोज़पुर से सखर अनाज ले जाने के लिए हैं। भट्टू कहते हैं कि खालसा फ़ौज को अंग्रेज़ों का ये जारहाना इक़दाम पसंद न आया और उसने 11 दिसंबर 1845 को सतलुज दरिया अबूर करके अंग्रेज़ फ़ौज को ज़ेर करने की कोशिश की। सैयद मोहम्मद लतीफ़ तारीख़ पंजाब में लिखते हैं, 18 दिसंबर 1845 को फ़िरोज़पुर से 20 मील जुनूब मशरिक़ की जानिब मदकी के मकाम पर पहली जंग में जब लड़ाई जारी थी तो लाल सिंह ने अपने असल मंसूबे के मुताबिक सिखों को अपनी बहादुरी पर भरोसा करते लड़ते छोड़कर अचानक मैदान छोड़ दिया। ये लड़ाई गर्दो गुब्बार के बादलों के दरमियान तारों की नीम शबी में 1.5 घंटा जारी रही। हामिद भट्टू के मुताबिक दिसंबर 1845 और जनवरी 1946 में मदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और अलीवाल में खूनरेज़ झड़पें हुई। इनका इख्तिताम सोबराओं गांव के करीब सिख फ़ौज की शिकस्त से हुआ। सोबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 में सिख दरियाए सतलुज के मशरकी अंग्रेज़ों के ज़ेर कब्ज़ा किनारे पर जमे हुए थे। इनकी पसपाई को कश्तियों के एक पुल से मुमकिन बनाया गया। तोपखाने से सिखों की फ़ौजों पर हमला कर दिया गया। कश्तियों का पुल टूट गया। 10,000 से ज़्यादा सिख दरिया अबूर करने की कोशिश में मारे गए। अंग्रेज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3,832 हलाक या ज़ख्मी हुए। मज़ीद मुज़ाहमत नामुमकिन थी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में पंजाब की सिख रियासत बरतानवी तसल्लुत में आ गई। फिरोज शाह की जंग में बरतानवी फ़ौज ने खुद को फंस कर तबाही के करीब पाया। पीछे हटने से इनकार करते हुए
برطانوی کمانڈر ان چیف سر ہیوگف نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈر سے کہا کہ میرا ذہن تیار ہے، اگر ہمیں فنا ہونا ہی ہے تو ہماری ہڈیاں فیروز پور میں سڑنے سے بہتر ہے کہ فیروز شاہ میں باعزت طریقے سے ٹھکانے لگیں۔ مورخ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا۔ تاریخ دان بل وائٹ برن اپنی کتاب خطرے کی روشن آنکھیں اینگلو سکھ جنگوں کا حساب کتاب 1845 تا 1849 میں لکھتے ہیں کہ کمان میں غداروں کے باوجود سکھوں نے ناقابل تسخیر برطانوی فوج کو ناکوں چنے چبوائے۔ فیروز شاہ کی جنگ واٹرلو کے مقابلے میں زیادہ قریب تھی کیونکہ برطانوی ہندوستانی سلطنت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، تاہم یہاں تیج سنگھ نے بقول سید محمد لطیف کے اپنے ساتھیوں کے مشورہ کے برعکس انگریزوں پر صبح کے وقت حملے میں جان بوجھ کر تاخیر کی اور اس وقت تک میدان میں نہیں آیا جب تک سکھ فوج کو مکمل طور پر شکست نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد سرکش خالصہ فوج کو منتشر اور مروب کرنا تھا۔ اس نے انگریزوں کی فتح کو مکمل کر دیا۔ بٹو کہتے ہیں کہ پہلی سکھ جنگ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے سکھ دربار سے 1.5 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ طلب کیا۔ دربار نے جرمانہ ادا کرنے کی سکت نہ پاتے ہوئے ستلج اور بیاس کے درمیان واقع جالندھر دو آب اور بیاس اور سندھ کے درمیان واقع پہاڑی علاقے بشمول کشمیر انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ انگریزوں نے 16 مارچ 1846 کو امرتسر میں ایک معاہدے کے تحت کشمیر کا علاقہ 75 لاکھ نانک شاہی روپوں کے عوض جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ بل وائٹ برن کا کہنا ہے کہ پہلی جنگ کے اختتام پر بہت سے لوگوں کو پنجاب پر انگریزوں کے الحاق کی توقع تھی، لیکن گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنج نے اس کی بجائے ایک نیم خود مختار سکھ ریاست کا انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ پیداواری صوبے جالندھر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کشمیر کو ہندوستان کے سب سے بڑے بدماش کو بیچ دیا۔ انگریزوں نے ہنری لارنس کی قیادت میں لاہور میں ایک ریجنسی قائم کر دی جسے امور چلانے کے مکمل اختیارات سونپ دیے۔ راجی جند کور نے اس کے خلاف عوامی سطح پر سکھ خالصہ لہر بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ اپریل 1948 میں ملتان میں دیوان مول راج کی بغاوت اور 2 انگریز افسروں کے قتل کی صورت میں نکلا۔ انگریزوں نے رانی کو لاہور بدر کر کے ستلج پار بھجوا دیا۔ مئی 1948 میں مہارانی جند کور کی پنجاب سے بے دخلی کے بعد، جسے لارڈ ڈلہوزی نے 31 جنوری 1849 کو بریگیڈیئر ماؤنٹین کو لکھتے ہوئے کہا تھا، وہ واحد شخص ہے جس میں مردانہ صلاحیت موجود ہے۔ پنجاب کے الحاق کا مرحلہ بالآخر انگریزوں نے طے کر لیا۔ سن 1849 کے شروع میں جہلم اور گجرات کے بیچ چناب کے کنارے واقع رام نگر، سعد اللہ پور، چیلیاں والا اور بعد میں گجرات کے مقام پر سکھوں اور انگریزوں کے مابین خونریز مارکے ہوئے، جن میں ابتدا میں انگریزوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، تاہم سکھ فوج نے 12 مارچ کو ہتھیار ڈال دیے اور پنجاب بھر میں سکھ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ غداری، المیہ اور دونوں طرف کی ناقابل یقین بہادری ان جنگوں کی خصوصیات تھیں، مگر ہندوستان کے یہ 6 لڑائیاں اینگلو سکھ جنگیں میں جارج بروس لکھتے ہیں کہ برطانوی افواج تباہ ہونے کے کس حد تک قریب تھیں اور سکھوں کی صفوں میں غداری کے ذریعے انہیں کیسے بچایا گیا۔ گنڈا سنگھ کا کہنا ہے کہ گلاب سنگھ ڈوگرا، تیج سنگھ، لال سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی خدمات انگریزوں نے پہلے ہی حاصل کر رکھی تھیں۔ پہلے کو جموں اور کشمیر کے صوبوں کی حکمرانی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اور بعد ذکر دونوں جو اتر پردیش اور روہتاس کے کرائے کے فوجی تھے کو بالترتیب کمانڈر ان چیف اور وزیر اعظم بنانے کی ضمانت دی گئی تھی۔ بالآخر 31 مارچ 1849 کو ایک حکم نامہ کے تحت خطہ پنجاب باقاعدہ طور پر انگریزوں کی تحویل میں چلا گیا۔